जमशेदपुर गांव में मिनी और उसके दोस्त एक साथ रहते थे। मिनी बहुत समझदार और होशियार थी। मिनी के गांव का सरपंच किशोर सिंह बहुत ही घमंडी और लालची था। वो गांव वालों से बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। मिनी और दूसरे गांव वाले उसके व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन मिनी और उसके सारे दोस्त एक साथ बातें कर रहे थे। तभी गांव का एक लड़का जयेश वहां आया और मिनी के पास आकर बोला, मिनी, हमारे गांव को हमारी बहुत जरूरत है। क्यों, ऐसा क्या हुआ जयेश? हमारे गांव में बांध टूटने की वजह से बाढ़ आ गई है। गांव के सभी घर टूट चुके हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव के लोगों को हमारी जरूरत है। इतना कहकर मिनी और उसके दोस्त गांव की ओर चल देते हैं। मिनी और उसके दोस्त राहुल और जया जैसे ही गांव पहुंचते हैं, देखते हैं कि गांव के सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं और गांव पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। सारे घर टूट चुके हैं। मिनी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। राहुल और जया मिनी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मिनी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा राहुल। मैं हमारे गांव वालों को ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। हमें कुछ करना होगा, पर हम कर भी क्या सकते हैं मिनी? हाँ मिनी, जया सही बोल रही है। हम क्या कर सकते हैं? हम जाकर गांव के सरपंच से बात करके मदद लेते हैं। मिनी, कोई फायदा नहीं है। वो तो बहुत घमंडी और लालची किस्म का व्यक्ति है। वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ मिनी, उसके पास जाकर मदद मांगने से मुझे भी नहीं लगता कि कोई फायदा है। फिर भी एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। मिनी की बातें सुनकर जयेश भी वहाँ आता है और कहता है, मिनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मिनी, राहुल, जया और जयेश चारों किशोर सिंह के घर की ओर चल देते हैं। किशोर सिंह घर में बैठा चाय पी रहा होता है। मिनी और उसके दोस्तों को देख किशोर सिंह कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे? गांव के लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। तो क्या मैंने पूरे गांव का जिम्मा ले रखा है? पर आप गांव के सरपंच हैं। आपकी जिम्मेदारी है गांव को संभालने की। गांव के लोगों की परेशानी दूर करना कर्तव्य है आपका। तुम लोग तुम्हारा ये भाषण बंद करो और जाओ यहाँ से। किशोर सिंह की सारी बातें पीछे खड़ी उसकी बेटी रिचा सुन रही थी। रिचा मिनी और उसके दोस्तों के पीछे जाती है और उनके पास जाकर कहती है, मिनी, मैं रिचा, किशोर सिंह की बेटी। हाँ रिचा, बोलो। मुझे मेरे पिताजी के व्यवहार से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर मैं उनकी तरफ से तुम सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं भी गाँव वालों की मदद करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पर हम करेंगे क्या? हाँ वही तो, हमारे पास अब न जगह है और न ही कोई व्यवस्था। हम कैसे उनकी मदद करेंगे? तभी मिनी का ध्यान सामने पड़े लकड़ी के ढेर पर जाता है और वो लकड़ी को देख मुस्कुरा कर कहती है, ये पेड़ हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ मैं भी। साफ साफ बताओ मिनी। हम लोग गांव वालों के रहने के लिए लकड़ी के घर बनाएंगे। पर लकड़ी के घर बनाएगा कौन? मुझे लकड़ी की पूरी कारीगरी आती है। अच्छा, पर इतनी लकड़ियाँ काफी है घर बनाने के लिए? अरे मिनी, इतनी लकड़ियों में पूरे गांव के लिए 2 मंजिल मकान बना दूं। ठीक है, तो लग जाओ काम में। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लकड़ियाँ लाते हैं तो कुछ उन्हें लगाने में लगे हुए होते हैं। सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अब जल्दी ही हमारे गांव वालों के पास 2 मंजिला लकड़ी का घर होगा जो उन्हें इस बाढ़ से बचा लेगा। हाँ मिनी, चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। मिनी, जयेश, राहुल, जया और रिचा मिलकर लकड़ी के घर बनाते हैं और गांव वालों के रहने का इंतजाम करते हैं। गांव वाले 2 मंजिला लकड़ी के घर देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे, लकड़ी के 2 मंजिला घर किसने बनाए? जरूर हमारे सरपंच जी ने बनवाए होंगे। किशोर सिंह भी वहीं खड़ा गांव वालों के सामने महान बनने के लिए चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था कि तभी गांव वालों की बातें सुनकर रिचा और जयेश कहते हैं, ये घर पिताजी ने नहीं, मिनी ने बनवाए हैं। मिनी को पूरे गांव की मदद करनी थी। पिताजी तो इस सरपंच के पद के लायक ही नहीं है।
इस पद का असली हकदार तो वो है जो गांव और गांव वालों की मुश्किलों का सहारा बन सके। हाँ सही है, गांव की सरपंच बनने की हकदार सिर्फ मिनी है। हाँ, सिर्फ मिनी ही इस पद के लायक है। ऋचा और जयेश की बातें सुनकर मिनी कहती है, ऋचा, इस पद की असली हकदार तुम हो। जिस तरह गांव वालों के भले के लिए तुम अपने पिताजी के खिलाफ जाकर गांव वालों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करने के लिए आगे आई हो, वो काबिले तारीफ है। तुम ही इस पद के काबिल हो। तभी सभी गांव वाले पीछे से कहते हैं, आज से हमारे गांव की 2 सरपंच हैं, पहली मिनी और दूसरी ऋचा, क्योंकि दोनों ने ही बिना स्वार्थ गांव के लोगों की मदद की है और दोनों ही इस पद के लायक हैं। हम मिनी और ऋचा को गांव के नए सरपंच बना देते हैं। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ।
और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ। हाँ? देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी।